माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। थीमेटिक वोकैब की सीरीज़ में हम लोग एडीएम्स पढ़ रहे थे कुछ दिन पहले, और एडीएम्स में हमने आप लोगों को कलर पर बेस्ड एडीएम्स दे रखे हैं और कुछ एनिमल पर बेस्ड अलग अलग दे रखा था। जैसे डॉग पर कुछ लिए एडीएम्स थे, कैट पर थे, हॉर्स पर थे, तो ऐसे हमने कुछ दिए थे। आज सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स पर आए हैं, जैसे डॉग है, हॉर्स है, कैट है, फिश है, रैट है, काऊ है, बुल है, उल्फ है, तो इन सब पर इडियम्स आए हैं जो प्रीवियस ईयर में सारे एग्जाम्स में पूछे गए। केवल वही अब की बार फालतू का एक भी नहीं लिया है, सिर्फ वही जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं, केवल वही इडियम्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और ये सारे के सारे एनिमल पर बेस्ड हैं। कलर पर बेस्ड मैं आपको करा चुका हूं। इसके बाद बर्ड्स और इंसेक्ट्स पर करूंगा, फिर बॉडी पार्ट्स पे करूंगा, फिर इसी तरह से सेगमेंटिक होगा। उसके बाद फिर अलग से कुछ मिसलेनियस टाइप के करूंगा। तो आज हम लोग एनिमल पर इडियम्स करने चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने कलर पर इडियम्स नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, देख लीजिएगा, और हॉर्स वगैरह वाले भी देख लीजिएगा। और आज शुरू करते हैं हम लोग एनिमल्स पर इडियम्स। ठीक है, 65 के करीब इडियम है और एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इडियम आपके सामने है वो किस पर है? काऊ पर है। ठीक है, तो काऊ पर ज़्यादा आता नहीं है, केवल एक ही इडियम है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है कैश काऊ। उसके बाद बुल पर शुरू हो जाएगा। अब कैश काऊ किसे कहते हैं? अब कैश का मतलब होता है नगदी, नगद। अब काऊ हो गया काऊ, तो नगद काऊ। अब ये नगद काऊ का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? नगद काऊ का मतलब होगा कोई ऐसा इंटरप्राइज, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट या आपका कोई ऐसा बिजनेस जो कंटिन्यूली आपको प्रॉफिट देता हो, लगातार प्रॉफिट देता हो। अ बिजनेस या इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट्स अ लार्ज और कंसिस्टेंट प्रॉफिट। ठीक, आपने कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया या आपने कहीं ऐसी जगह पर पैसा लगाया है जो कंटिन्यू आपको लगातार प्रॉफिट देता रहे, उसको कहते हैं अ कैश क्राउ, क्राउ नहीं, अ कैश काऊ। ठीक, अब इसके बाद शुरू हो जाते हैं सारे के सारे इडियम बुल पर। ठीक है ना भैया, हमारा अगला है जो वो अब बुल पे शुरू हो रहा है। और बुल पे एक दो नहीं, कई हैं, 3-4 हैं, उसके बाद फिर बदलेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बुल पे, और पहला है इसमें अ कक एंड बुल स्टोरी। कक माने क्या होता है? मुर्गा, और बुल माने क्या होता है? बैल। मुर्गा और बैल की कहानी, ये तो लिटरल मीनिंग हो गई। लेकिन यहाँ जो आपको फिट होगा वो क्या होगा? पूरी तरह से कन्फिस्केटेड कहानी है। कन्फिस्केटेड मतलब ये पूरी तरह से एग्जैगरेटेड और फाल्सीफाइड है। अब इसको हिंदी में एक वर्ड लिख लो, मनगढ़ंत। आप लोगों में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मनगढ़ंत कहानी। मनगढ़ंत कहानी क्या होती है? जो हमने अपने मन से गढ़ रखी है, एक झूठी कहानी होती है। बात समझ में आई? तो ये है मनगढ़ंत कहानी। कक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह से फाल्सीफाइड स्टोरी होती है या फाल्सीफाइड एक्सप्लेनेशन होता है। मनगढ़ंत कहानी या मनगढ़ंत बहाना होता है। ठीक, कक एंड बुल स्टोरी। अब अगला दिया है रेड रैग टू अ बुल। रेड रैग, रैग का मतलब जानते हो? ऐसे ही समझो, लाल कपड़ा। अब पता नहीं कितना सच है कितना नहीं। साइंस कहती है कि बैल की आंख में रॉड वाले वो पाए नहीं जाते हैं, उसको कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसको लाल नीला नहीं दिखाई देता, लाल हरा। पर ऐसा सुनने में आता है, कहने में आता है, साइंस इतनी नहीं पता मुझे, लेकिन देखने में जो आता है तो कि जो बैल है वो लाल कपड़ा देख के भड़क जाता है। तो उसी पर एक मुहावरा बना हुआ है, रेड रैग टू अ बुल। रेड रैग टू अ बुल का मतलब जैसे बैल लाल कपड़ा देख के भड़क जाता है। ठीक उसी तरह अगर आप किसी के सामने कोई ऐसी बात कहते हैं जिसको सुनकर सामने वाला भड़क जाता है, तो उस बात को कहा जाएगा रेड रैग टू अ बुल। मतलब कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो किसी को इन्फ्यूरिएट कर दे, जो किसी को गुस्सा दिला दे, किसी को इन्फ्यूरिएट कर दे, किसी को अग्रावेट कर दे, किसी को प्रोवोक कर दे, भड़का दे उसका गुस्सा। ठीक है ना, तो इसी को कहा जाता है इंसाइट ग्रेट एंगर। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी डाल दे, कोई तुम्हें मारने को दौड़ पड़े जिस बात पर, उस बात को कहेंगे अ रेड रैग टू अ बुल। ठीक है, अब आ जाओ, आया इडियम नंबर 4, बुल पर ही है। टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। हॉर्न्स क्या होता है? सींग।
अब इमेजिन करो, सपोज करो, भगवान ना करे ऐसा हो, सपोज करो कि कोई बैल तुम्हें दौड़ा लिया, मारने के लिए दौड़ा लिया, भागने का चांस नहीं है, तो क्या करोगे? बुल की बैल की दोनों सींगें पकड़ लोगे। तो यही मतलब हुआ कि जब कोई मुसीबत आ जाए तो उसका डट कर सामना करो। बैल मारने को दौड़ा तो उसकी सींग पकड़ लो, निपट लो उससे। तो टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स का मतलब हुआ कि टू अप्रोच या कन्फ्रंट अ डील विद अ प्रॉब्लम। क्या हो गया? डील विद अ प्रॉब्लम। कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हुई तो उसे डायरेक्टली और क्लियर कॉन्फिडेंट एक्शन के साथ आप भिड़ जाओ, ठीक है ना। तो ये होता है टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स का मतलब अपनी मुसीबत से, अपने सामने जो परेशानी है उसके सामने हिम्मत करके लड़ जाओ, भिड़ जाओ, मुश्किल का सामना करो, हिम्मत रखो, करेज रखो, कॉन्फिडेंस के साथ उससे भिड़ो, निपटो। वो होता है टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। नेक्स्ट आया अ बुल इन द चाइना शॉप। अ बुल इन द चाइना शॉप, चाइना में सब छोटे 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 नटपिट लोग होंगे, उसमें एक बुल आ गया, मतलब लंबा चौड़ा सा। इसका मतलब क्या हुआ कि सब ऐसे ऐसे हैं, उसी में एक ऐसा आदमी आ गया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे बुल इन चाइना शॉप। मतलब क्या हुआ? जैसे पर वहाँ लोग वहाँ पर हैं उनसे बिल्कुल अलग, थोड़ा सा सबसे हट के, थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा क्लमजी, फूहड़ लगे, रेकलेस टाइप का लगे, तो उसे कहेंगे अ बुल इन चाइना शॉप। समवन हु इज एग्रेसिवली रेकलेस या क्लमजी। क्लमजी का मतलब जो सबके साथ फिट नहीं हो रहा है, सिचुएशन टू रिक्वायर डेलिकेसी केयर। तो जैसे लोग वहाँ हैं उन लोगों से थोड़ा हट के, थोड़ा अलग टाइप के। जैसे मान लो सब लोग जीन्स और टी शर्ट में हैं, 25 लोग हैं, 25 लोग जीन्स और टी शर्ट में है, उसी में एक धोती कुर्ता वाला आ जाएगा, तो उसको क्या कहोगे? अ बुल इन चाइना शॉप। सब लोग 5 फुट के हैं, उसी में एक 6.5 फुट का आदमी आ गया, तो क्या होगा? अ बुल इन चाइना शॉप, ठीक है। ऐसे जो सबसे अलग, थोड़ा क्लमजी टाइप का लगे, वो हो गया। अब अगला आ जाओ बुल सेशन। बुल सेशन क्या होता है? देखो, सेशन कोई मीटिंग वगैरह होती है, कोई कन्वर्सेशन है, बातचीत है जो बहुत लंबी चलती है। बुल सेशन उसको कहेंगे जो बहुत लंबी बातचीत चलती है। क्या होती है वो? एलोंगेटेड हो जाती है। एलोंगेटेड, जो बहुत देर तक चली हो बातचीत, उसको कहोगे, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एनी इनफॉर्मल, स्पॉन्टेनियस या लेंथी कन्वर्सेशन या डिस्कशन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली मैन, ठीक है। खास तौर से लोगों के, आम पुरुषों के बीच में होता है। कोई भी डिस्कशन होता है, ग्रुप ऑफ पीपल में कोई भी डिस्कशन होता है जो थोड़ा लेंथी होता है। मेन चीज़ ये हो गया ना, लेंथी कन्वर्सेशन, ठीक है। फिर से देखो, ये क्या होगा? लेंथी कन्वर्सेशन, जो बहुत लंबी बातचीत होती है, उसी को कहते हैं बुल सेशन, ठीक। अब एक बहुत ही आपको लगेगा कि ये जोक है क्या, लेकिन एक इडियम है, इंग्लिश में है और हिंदी में तो इसको मजाक समझेंगे लोग, पर इंग्लिश में है। इसका मतलब होता है टू मिल्क द बुल। मिल्क का मतलब क्या होता है? टू मिल्क। जब हम मिल्क को वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है ना, दूध दुहना। अब जो कितने लोग हैं जो जानते हैं कि दूध दुहना क्या होता है? दूध दुहना का मतलब, जो लोग गाँव के हैं तुरंत समझ गए होंगे, भैंस या गाय से जो दूध निकाला जाता है उसे कहा जाता है दूध दुहना, या इसी को मिल्किंग कहा जाता है। तो गाय से या भैंस से दूध निकालने की जो प्रक्रिया होती है। अब इन्होंने कहा टू मिल्क द बुल। बुल क्या होता है भैया? बुल मेल होता है, ठीक है ना, फीमेल तो है नहीं, काऊ नहीं है, बुल है। तो बुल कहाँ से दूध देगा? उसको तो दूध, उसका तो दूध दुहा नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम बुल को मिल्क कर रहे हैं या बुल को मिल्क करने की कोशिश करेंगे, ये काम कैसा है बोलो? ये काम इम्पॉसिबल है। यू कैन नॉट मिल्क अ बुल। मतलब क्या हुआ? बुल मेल है, उसको मिल्क नहीं कर सकते हो, ये इम्पॉसिबल एक्शन है। तो टू मिल्क द बुल का मतलब हुआ कोई ऐसा काम करना जो इम्पॉसिबल है, जो बेहुदा है, जिसमें कोई पॉइंट नहीं है। टू डू समथिंग पॉइंटलेस, पॉइंटलेस या फ्यूटाइल, बेकार का काम करना जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, बेवजह का काम करना, जिसमें सक्सेसफुल होने का कोई चांस नहीं है। हैज़ नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, इसमें चांस, सफल होने का कोई चांस ही नहीं है, ऐसा कोई काम करना। तो समझ में आ गया टू मिल्क द बुल मतलब क्या हुआ? बैल दोहना। बैल दोहना मतलब आप एक फालतू का असंभव काम करने जा रहे हैं, ठीक। मजाक सा लग रहा होगा पर ये अंग्रेजी का एक इडियम है, ठीक है। आ गया एग्जाम में तो फिर आपको वहाँ मजाक नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए समझ लो इसको कायदे से। हंसने की बात नहीं है, कुछ लोग हंस रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे। बुल हेडेड। बुल हेडेड, बुल हेडेड का मतलब बैल के सिर वाला। बैल की तरह सिर का मतलब जानते क्या हो गया ना, कि वो हो जाएगा जिद्दी टाइप का, घमंडी। घमंडी कम है, जिद्दी ज़्यादा है।
इनफ्लेक्सिबल जो लचीला नहीं है, स्टबर्न का मतलब जिद्दी, ओवरली विलफुल या ऑब्स्टिनेट, ठीक समझ में आ गया। तो बुल हेडेड पर्सन क्या होता है, जिद्दी होता है, ठीक है, अपनी ही सनक में रहता है वो, इसको कहते हैं। आगे आओ, टू कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर। अब आया शुरू हो गया उल्फ पर। अब तक हम लोग किस पर चल रहे हैं, बुल पर, अब किस पे आ गए, उल्फ पर आ गए। ये हो गया भेड़िया। देखो भेड़िया पर कितने एडियम्स हैं, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, इस बात की चिंता मत करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, केवल इंपॉर्टेंट ही है ही हैं। टू कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर, देखो अगर आप वुल्फ को घर से दूर रखते हैं, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, अगर भेड़िया आपके घर से दूर है, इसका मतलब आपके घर में भूखमरी नहीं है। जिस घर में खाने भर को होता है, खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हैं, जहाँ भूखमरी नहीं है, जहाँ लोग भूखों नहीं मर रहे हैं, वहाँ कहा जाता है कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर। मतलब क्या हुआ, हैव इनफ टू ईट, या तो होगा अवॉइड स्टारवेशन, ऐसे देखो अवॉइड स्टारवेशन, या फिर इसको ऐसे एक्सप्लेन किया होगा हैव इनफ टू ईट, खाने पीने भर का पर्याप्त होगा घर में, ये हो गया, ठीक। 10वां देखिए, उल्फ एट द डोर, ये जो 9th वाला था उसका ठीक अपोजिट है। उल्फ एट द डोर का मतलब क्या हुआ, भेड़िया दरवाजे पे खड़ा है, भेड़िया दरवाजे पे खड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्टार्व कर रहे हैं। टू स्टार्व का मतलब आप भूखे मर रहे हैं, मतलब हैव नथिंग टू ईट, आपके घर पे खाने पीने को कुछ है नहीं और भूखमरी छाई हुई है। तो अब मतलब हुआ कि दरवाज़ा भेड़िया दरवाजे पर खड़ा है। और कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब क्या हुआ, आप भूखों नहीं मर रहे हैं, आपके पास खाने पीने को है। वुल्फ एट द डोर का एक और मतलब होता है, यही वुल्फ एट द डोर का मतलब ये होता है कि आपने किसी से उधार लिया और तगादा करने वाले आपके दरवाजे पर खड़े हैं, मतलब क्रेडिटर या मनी लेंडर लुकिंग फॉर रीपेमेंट, आपके दरवाजे पर जिन्होंने आपको उधार दिया है, आपके जो देनदार हैं वो आपके दरवाजे पर खड़े हैं वसूली के लिए, तब भी कहा जाता है वुल्फ एट द डोर। आपके पास खाने पीने को नहीं है, भूखों मर रहे हैं, तब भी कहा जाता है वुल्फ एट द डोर। तो ये थे 10। अब 10 के बाद ये रहा आपका 11th, ये भी वुल्फ पर है, देखो यहाँ सेंट्रल फिगर, अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। अ वुल्फ मतलब भेड़िया, शीप्स क्लॉथिंग मतलब क्या हुआ, भेड़ की खाल में। तो भेड़ की खाल में भेड़िया, ये तो आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, भेड़ की खाल में भेड़िया। तो भेड़ की खाल में भेड़िया हम लोग किसको कहते हैं, जो धोखेबाज होता है, जो दूसरा वेश धारण कर लेता है धोखा देने के लिए। भेड़ की खाल पहन के अगर भेड़िया आएगा तो बाकी भेड़ों को खा जाएगा, वरना धोखा देगा, लोगों को लगेगा कि भेड़ है और जबकि वो है भेड़िया। या जिसको हम समझते हैं कि वो इनोसेंट है, जो हार्मलेस है, कोई भी ऐसा क्रिएचर, चाहे हमारा दोस्त हो, दोस्त तो खैर ऐसा होता ही नहीं है, मतलब इंसानों में जिसे हम लोग अपना और ख़ास समझते हैं, वो जो हमको लगता है कि हार्मलेस है, जो नुकसान नहीं करेगा, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो निकले डेंजरस बाद में। तो जिसको हम इनोसेंट समझ रहे थे, जिसको हम हार्मलेस समझ रहे थे, बाद में वो हार्मफुल निकले, हमारे लिए डेंजरस निकले, हमको धोखा देते, उसी को कहा जाता है उल्फ इन द शीप्स क्लॉथिंग, भेड़ की खाल में भेड़िया। टू क्राई उल्फ, टू क्राई उल्फ में देखो ये होता है टू गिव फॉल्स नोशंस, टू गिव फॉल्स, अरे ये वाला फॉल्स नहीं है जी, फॉल्स ये झूठा वाला है, टू गिव फॉल्स नोशंस, ठीक, तो गलत संकेत देना किसी को। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि किसी गांव में एक चरवाहा था, वो भेड़ चराने के लिए जाया करता था। तो रोज़ वो जंगल में जब जाए तो रोज़ जंगल में ऐसे चिल्लाए कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, और गांव के लोग दौड़ के लाठी लेके दौड़ दौड़ के जाते थे कि भेड़िया आया, भेड़ों को बचाना है। तो गांव के लोग लाठी लेके रोज दौड़े, फिर जब दौड़े तो वो जब वहाँ जब पहुँचे तो ये भेड़िया जो गडरिया है वो ही करे थे कि उसको मज़ा आता था। तो ऐसा 4 बार 6 बार 10 बार किया। तो उसके बाद जब वो भेड़िया भेड़िया चला तो लोग समझ गए कि मजाक कर रहा होगा, ऐसे ही अनायास बुला रहा होगा, मजाक कर रहा होगा। एक दिन वाकई में भेड़िया आ गया, वाकई में भेड़िया आया और वो बहुत चिल्लाया भेड़िया भेड़िया भेड़िया, पर कोई नहीं गया, सबको लग रहा था वो मजाक कर रहा है। तो वही जो आप फाल्स नोशन देते हैं ना, किसी को गलत संकेत देते हैं, तो उसी को कहा जाता है टू क्राई उल्फ, गिव फाल्स नोशंस, ठीक है, झूठ में किसी को पुकारना या बुलाना, ठीक है ना, समझ में आया, और बाद में वो सच हो जाए तो उसी को कहते हैं टू क्राई उल्फ, ठीक, भेड़िया भेड़िया चिल्लाना जब भेड़िया ना आया हो तब। अब आ जाओ
टू बाय उल्फ टिकट्स, ठीक है, टू बाय उल्फ टिकट्स। अगर आप वुल्फ के टिकट खरीद लेते हैं, इसका मतलब हुआ टू एक्सेप्ट वंस चैलेंज। किसी ने आपको धमकी दी, आपको चैलेंज किया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लिखा है टू चैलेंज या रिस्पॉन्ड हॉस्टिलिटी, ठीक, हॉस्टिलिटी टू वंस थ्रेट्स, ठीक है, किसी ने आपको धमकी दी, वायलेंस की या मीनेंस की या बोस्टफुल वर्ड्स किसी ने दिया, तो किसी ने आपको धमकी दी और आपने उसकी धमकी को रिस्पॉन्ड किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसी को कहते हैं टू बाय वुल्फ टिकट्स, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। एक है एलोन वुल्फ। एलोन वुल्फ, एलोन वुल्फ का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करता है, जो भीड़ भाड़ नहीं पसंद करता है, ठीक है ना, एकांतवासी कह सकते हो एलोन वुल्फ का मतलब। समवन हु डज नॉट सीक या लाइक कंपनी ऑफ अदर्स, जिसको कंपनी नहीं पसंद है, जो लोगों के साथ नहीं, जो अकेले में सुनसान में एकांत में रहना पसंद है, जो एकांतवासी होता है, उसको कहते हैं अलोन वुल्फ। अगला आया अब ब्लैक शीप। अब हो गया वुल्फ खत्म हो गया, अब वुल्फ का आ गया शिकार सीप। सीप पर देखो कितने बने हुए, बहुत ज़्यादा सीप पर नहीं है, वुल्फ पर और बुल पे तो थोड़े थे, सीप पे कम है। तो सीप पे जो सबसे पहला ही है वो ही बड़ा निगेटिव टाइप का है। तो देखो क्या कह रहे हैं, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब क्या हुआ? काली भेड़। और ये जो आदमी होता है ना, ब्लैक शीप किसको कहते हैं ना, तो यूजलेस पर्सन को। कौन? यूजलेस पर्सन या वर्थलेस पर्सन, एक ऐसा आदमी जो किसी काम का नहीं है, निकम्मा, नाकारा, ऐसे जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक, समझ में आया। तो ब्लैक शीप का मतलब कहते हैं ऑलमोस्ट एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शीप, लगभग हर घर में एक निकम्मा आदमी होता है। निकम्मा समझ में आ गया ना, वो वाला नहीं निकम्मा किया इश्क ने, ठीक है ना तो वो निकम्मा नहीं है, ये निकम्मा का मतलब वर्थलेस, जिसके पास कोई काम नहीं होता, बेकार, किसी काम का नहीं, नालायक जिसको कहते हो उसे कहते हैं ब्लैक शीप, नालायक, ठीक है। अच्छा आ जाओ अगला वाला शीप पर क्या दिया हुआ है। एक है शीप पे, अच्छा एक ही था, अब हम तो रैट पे आ गए ना, रैट माने चूहा, रैट पे आ गए। रैट में एक दिया हुआ है, देखिए लिखा है अ रैट रेस। रैट रेस का मतलब क्या हुआ? चूहों की दौड़, चूहों की रेस। तो चूहों की रेस का मतलब होता है फियर्स कंपटीशन, मतलब बहुत ही भयानक कंपटीशन। जैसे अब यही देख लो आप लोग यूपी में या इंडिया की जो कंडीशन है, इंडिया की कंडीशन ये है कि भैया 1000 सीट निकलती है कहीं पर, 1000 सीट निकलती है तो पता लगा 10 लाख फार्म आ जाते हैं, ठीक है ना, 10 लाख फार्म आ जाते हैं, ऐसे ये हाल हो जाती है, ठीक, समझ में आ गई ना बात। तो इसको कहा जाता है रैट रेस। रैट रेस, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता, मतलब एक एक सीट पर 100 लोग फाइट कर रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है रैट रेस या फियर्स कंपटीशन, ठीक है। जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की हाल है वो बेस्ट एग्जांपल है इसका। आ गया टू स्मेल द रैट। टू स्मेल द रैट का मतलब आप कहीं हैं और वहाँ आपको चूहे की बदबू आ रही है, तो कहीं चूहे की बदबू आने का मतलब जानते हो? चूहे की बदबू आने का मतलब षड्यंत्र की बू आना। क्या आएगा? षड्यंत्र की बू आना। षड्यंत्र की बू आने का मतलब क्या हुआ? समथिंग सस्पिशियस, आपको लगे कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, सीआईडी के क्या कहते हैं, एसीपी की तरह, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वही स्मेल द रैट का मतलब वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, षड्यंत्र की बू आ रही है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। लाइक रैट्स फ्रॉम सिंकिंग शिप। लाइक रैट्स फ्रॉम सिंकिंग शिप। सिंकिंग शिप का मतलब हुआ डूबती हुई जहाज। अब तुम अच्छी तरह जानते हो कि जब जहाज डूबने वाला होता है तो चूहे सबसे पहले कूदकर भाग जाते हैं, और ऐसे नहीं कूदेंगे, चूहों को पता लग जाता है कि जहाज डूबने वाला है, अब वो एक साथ एक के पीछे एक धड़ 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 एक के पीछे एक कूदेंगे। तो ऐसे ही समझ लो, उसी को कहा जाता है लाइक रैट्स फ्रॉम सिंकिंग शिप। तो जैसे कोई आदमी कहीं बहुत जल्दी में हो और एकदम भगदड़ मची हो, लोग एक ओर से भागे जा रहे हो एक ओर, तो उसी को कहा जाता है विद ग्रेट हेस्ट हैविंग ओनली पर्सनल वेलबींग इन माइंड। अपने को बचाने के लिए, केवल खुद की जान बचाना है, केवल अपनी वेलबींग को ध्यान में लेकर के आदमी पागलों की तरह भागा जा रहा है, उसी को कहा जाता है लाइक रैट फ्रॉम द सिंकिंग शिप, ठीक। आगे आ जाओ। रैट भी खत्म हो गया। कंगारू एक ही है बस, इडियम कंगारू पर, ज़्यादा नहीं है।
तो कंगारू कोर्ट, अभी कुछ दिन पहले जस्टिस रमन ने भी ये बात कही थी कि कंगारू कोर्ट लगाना बंद करो। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंगारू कोर्ट? तो कंगारू कोर्ट होती है ना एक बोगस और इलीगल कोर्ट होती है। बोगस का मतलब क्या हुआ? नकली। जी, बोगस मतलब होता है नकली, ये आया बोगस मतलब नकली, नकली कोर्ट लगाना, ठीक है ना, समझ गए। तो बोगस कोर्ट या नकली कोर्ट लगाना, जैसे मतलब ऐसी कोर्ट हो जिसमें लीगल अथॉरिटी नहीं होती, कोई लीगल प्रोसीजर नहीं होता अगेंस्ट का। अरे जैसे वो गुंडे वगैरह होते हैं, या जो दादा वगैरह माफिया टाइप के लोग होते हैं, वो अपने यहाँ किसी को भी बुला के उसको सज़ा दे देते हैं, मार देते हैं, तो वो सब इसी को कहते हैं कंगारू कोर्ट लगाना, ठीक है। वो लीगल अथॉरिटी नहीं होती है, ऐसे ही लोग मतलब एक तरह से कोर्ट लगा के किसी को सज़ा दे देते हैं। जैसे खाप पंचायतें टाइप की होती हैं तो उसको कंगारू कोर्ट कहा जाता है। इन लोगों के अलग ही तुगलकी फरमान निकला करते हैं ना, वो लीगल नहीं होता, इधर तुगलकी फरमान निकाला करते हैं, ठीक। अब ये हो गया, कंगारू भी हो गया। अब हमारा चल रहा है किस पर? एलिफेंट पर। देख लेते हैं, 2-4 एलिफेंट पे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, या हो सकता है 2 ही हो एलिफेंट पे। खास तौर से यही 2 ज़्यादा खास हैं। एक आता है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब सफ़ेद हाथी, और सफ़ेद हाथी का मतलब ऐसे सफ़ेद हाथी नहीं होगा। सफ़ेद हाथी का मतलब यहाँ जो है वो ये है कि आपके पास कोई ऐसा पोजीशन है, आपके पास कोई ऐसी संपत्ति, कोई ऐसी वस्तु है जिसमें खर्चा बहुत आ रहा है। जैसे आज से 7-8 साल पहले मोबाइल फ़ोन एक वाइट एलिफेंट हुआ करता था, जब इनकमिंग की 30 सेकंड के लिए 3.5 रुपये पड़ते थे। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा, आप में से बहुत से लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे उस समय। तो इन फ़ोन ऐसे आया करता था, जब फ़ोन आता था तो 30 सेकंड, इनकमिंग कॉल का 30 सेकंड का 3.5 रुपया पड़ता था। तो उस समय फ़ोन क्या कहा जाता था? वाइट एलिफेंट। बहुत रईस लोग लेके चला करते थे वाइट फ़ोन को, ठीक है, वाइट एलिफेंट हुआ करता था। या आप कोई ऐसी चीज़ आपके पास हो जिसमें खर्चा रोज़ लगता हो, आप हाथी पाल लीजिए। सपोज आप हाथी पाल लेंगे तो कमाए धमाए चाहे ना कमाए धमाए, खाएगा तो 1000 रुपये का रोज़ ना, तो उसी को कहते हैं वाइट एलिफेंट। कोई एक्सपेंसिव पोजीशन। एक्सपेंसिव पोजीशन का मतलब आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी पोजीशन है जिसमें रोज़ पैसा लगता है, तो वो हो गया एक्सपेंसिव पोजीशन, उसी को कहोगे वाइट एलिफेंट, ठीक है। अगला आ जाओ, अगला लिखा एन एलिफेंट इन द कॉर्नर या इन द रूम। तो एन एलिफेंट इन द कॉर्नर या इन द रूम मतलब हुआ कि कोई एक बहुत बड़ी समस्या है, कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सामने है या कोने पे है या थोड़ी दूर है या 2-3 दिन बाद आने वाली है, इस तरह की, चाहे सामने आ गई हो या अभी सामने नहीं आई हो, बस पहुंचने वाली हो। कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। जानते सब हैं कि एक समस्या है, पर उस पर कोई खुल के बोलना नहीं चाहता है, वही है एन एलिफेंट इन द कॉर्नर, ठीक है। जैसे इसको एन एम्बैरेसिंग या ऑकवर्ड टॉपिक दैट एवरीवन इज अवेयर, जानता हर कोई है बट नो वन विशेस टू डिस्कस, कोई उस पर बात नहीं करना चाहता है, ठीक ना, समझ में आ गया, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला है गायनापिक। बहुत बार पूछा गया है, गायनापिक बहुत है ये। अब गायनापिक किसको कहा जाता है? आप लोगों को ये पता होगा ना अच्छी तरह से, जो साइंस की लेबोरेटरीज होती हैं, खासतौर से मेडिकल की लेबोरेटरीज होती हैं, तो इसमें दवाइयों वगैरह की जब चेकिंग होगी है, ड्रग प्रूविंग होती है, तो ये जानवरों पर टेस्ट किए जाते हैं। जानवर कौन होते हैं? चूहा होता है, और घोड़े को भी टारगेट किया जाता है, घोड़े पर भी प्रूविंग होती है, और पिग जो है, पिग, गायनापिक, खास तौर से जो गायनापिक है, तो गायनापिक पर ही पहले दवाइयाँ या मेडिकल की टेस्टिंग की जाती थी। तो ये मेडिकल टेस्टिंग का सब्जेक्ट हुआ करता था। तो कोई भी जो किसी टेस्टिंग का सब्जेक्ट बने, जो किसी भी एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनता है, उसे कहा जाता है गायनापिक। कोई भी समवन या समथिंग एज सब्जेक्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जिस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसको हम लोग कहेंगे गायनापिक, ठीक है। आगे आ जाओ, द लायंस शेयर। लायन क्या होता है? शेर होता है। लायंस शेयर, सपोज करो कि एक लायन है, एक उल्फ है, एक टाइगर है, एक मतलब जयकाल है। सब लोगों ने एक शिकार किया तो सबसे बड़ा वाला हिस्सा किसका होगा? सबसे बड़ा वाला हिस्सा किसका? लायन का, उसके बाद उल्फ का, फिर जयकाल का, फिर ऐसे ऐसे इन लोगों का छोटा हिस्सा होगा। बड़ा हिस्सा सबसे ज़्यादा किसका होता है? लायन का, राजा है वो। तो लायंस शेयर का मतलब सबसे बड़ा वाला हिस्सा, जो सबसे बिग प्रोपोर्शन होता है, उसको कहते हैं, जो बॉस को दिया जाता है, जो सरदार को दिया जाता है, ठीक है ना। तो लायंस शेयर का मतलब द लार्जेस्ट पार्ट या पोर्शन ऑफ समथिंग, ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा हो गया। अब लायन पे खत्म हो गया, अब आ गए लेपर्ड पर। लेपर्ड पर भी एक ही है, लेपर्ड तेंदुआ होता है। अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स।
लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, मतलब एक लेपर्ड जो है वो अपनी आदतें बदलता नहीं है, अपने स्वभाव को बदलता नहीं है। तो हम कब कहेंगे इसको, वन वी से टू वंस नेचर, ठीक है ना। कोई आदमी, इफ वन प्रिटेंड्स क्लेम्स अदरवाइज, कोई भी आदमी हो, जैसे जो आदमी दुष्ट है वो सीधा साधा बनने का दिखावा करे, तो हम कह सकते हैं ना, क्लाइंट कैन नॉट चेंज हिज स्पोर्ट, स्वभाव किसी का बदलता नहीं है, जो किसी का बेसिक नेचर होता है वो चेंज नहीं होता है। आदमी उस स्वभाव को बनाए ही रहता है, चाहे लाख बहाना कर ले, तो उसी को कहा जाता है कि लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। अब आगे आ जाओ, फिश पे आ गए हम लोग, ठीक है। थोड़े से फिश पर हैं, देख लेते हैं फिश पर कौन कौन से हैं। ये पूछा जा चुका है, फिश आउट ऑफ वाटर, पूछा सारे जा चुके हैं। मेरे मुंह से अगर किसी के लिए निकलता है कि पूछा जा चुका है, तो मतलब वही नहीं है, मतलब इसमें जितने दिए हैं सबके सब पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। अब आ जाओ फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब हुआ, एक अंदाज़ा लगाओ जी, जैसे ये मान लो तालाब है, एक मछली निकाल ले आए तुम यहाँ, ठीक है, एक मछली यहाँ ले आए ऐसे, ये मछली, अरे बहुत ख़राब मछली बन गई, ऐसे मछली है ये ऐसे ऐसे समझ लो मछली है, ठीक है, मान लो कि मछली है। तो तालाब के बाहर मछली ले आओगे, पानी के बाहर ले आओगे तो क्या होगी, छटपटाएगी, पानी के बिना वो सांस नहीं ले पाएगी, छटपटाएगी, अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। तो इसी को कहा जाता है फिश आउट ऑफ वाटर। आप कहीं ऐसी जगह पर, किसी ऐसी सिचुएशन, नई जगह पर हैं, नई जगह पे हैं जहाँ आप बहुत अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो आप कहा जाएगा कि फिश आउट ऑफ वाटर। वन हु डज नॉट फील कंफर्टेबल, कोई आदमी जो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा है इन अ न्यू एनवायरनमेंट। जैसे मछली को पानी से बाहर कर दोगे तो न्यू एनवायरनमेंट में वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करती, वैसे ही आपको आपके माहौल से निकाल के नए माहौल में डाल दिया जाए तो आप क्या महसूस करेंगे, फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक। अब आगे आ जाओ, शूटिंग फिश इन अ बैरल। बैरल क्या होता है, बैरल होता है ऐसे, मान लो एक पाइप है, ठीक, ये एक पाइप है, इस पाइप में एक मछली हो। अब इस मछली को मारना, यहाँ से शूट करना तो बहुत आसान होगा ना, क्योंकि इधर तो भाग तो सकती नहीं है। तो बैरल में अगर आपको शूट करना हो मछली तो बहुत आराम से शिकार कर सकते हैं, बहुत आराम से मार सकते हैं। तो शूटिंग ए फिश इन बैरल मतलब बहुत ही आसान काम। कोई काम इतना आसान हो ही नहीं सकता जितना कि बैरल में फिश को शूट करना। तो इन्होंने कहा कि कोई टास्क या एक्टिविटी है जो बहुत ही आसान है, एनी टास्क और एक्टिविटी एक्सेप्शनली इजी, जो बहुत ही आसान हो, तो उसे कहा जाता है टू शूट फिश इन बैरल। अब आगे आ जाओ, ऑफिस स्टोरी। ऑफिस स्टोरी का मतलब क्या हुआ कि बिग लाई, बहुत बड़ी झूठ। किसी को कहेंगे दिस इज अ फिश स्टोरी, मतलब ये बहुत बड़ी झूठ है। अ कोल्ड फिश, कोल्ड फिश का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा आदमी जिसमें कोई इमोशन नहीं है। अ कोल्ड फिश मतलब सो नो इमोशन, ठीक है ना, अनफ्रेंडली होता है, अनइंटरेस्टेड होता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो आप उसे हाथ मिलाओगे वो मतलब ऐसे ही बेमन के हाथ मिलाएगा, कोई इमोशन, कोई गर्मजोशी नहीं, कोई उत्साह नहीं, ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है, कोल्ड फिश कहा जाता है। अब आगे आ जाओ, टू हैव बेटर फिश टू फ्राई। टू हैव बेटर फिश टू फ्राई का मतलब क्या हुआ, लोग किसी एक विषय पर टॉक कर रहे हैं, ठीक है ना, लोग बहुत देर तक एक विषय पर टॉक कर रहे हैं और वो विषय क्या है, यूजलेस है या फिर अनइंटरेस्टिंग है, बोरिंग है। कोई आदमी कहता है यार दूसरे मुद्दे हैं, किसी दूसरे मुद्दे पर बात कर लो, इस बोरिंग मुद्दे पे क्यों बात कर रहे हो। तो जब कहते हैं कि इससे भी बेहतर मुद्दा है, कोई दूसरा मुद्दा उठाओ जिस पर बात करो, तो हम कहते हैं हैव बेटर फिश टू फ्राई। मतलब क्या हुआ, ये मछली क्यों फ्राई करो, इससे अच्छी मछली फ्राई करो। तो अगर हमारे पास इससे अच्छी मछली है फ्राई करने को, इसका मतलब हुआ कि आप जिस विषय पर टॉक कर रहे हो, जिस विषय पर बात कर रहे हो, उससे भी अच्छे मुद्दे हैं, दूसरे मुद्दे हैं जिससे बढ़िया बढ़िया मुद्दे हैं, उन पर बात कर लो जी, ठीक है। आगे आ जाओ, ये आया आपका 30। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। टू फिश इन, फिश का मतलब हुआ मछली पकड़ना, ट्रबल्ड वाटर का मतलब हुआ वाटर में कोई प्रॉब्लम है। सपोज वाटर में जैसे करंट वरेंट आ गया या कुछ ऐसी दिक्कत आ गई है वहाँ पानी में, या ऑक्सीजन की कमी हो गई है पानी में जिससे मछलियाँ परेशान हैं। और जब पानी में कुछ गड़बड़ी आती है तो मछलियाँ एकदम ऊपर की ओर आती हैं, सतह पे सरफेस की ओर आ जाती हैं, और उस समय अगर आप मछली मारते हो तो मतलब मछलियों को परेशानी है, ऑलरेडी पानी में वो परेशान है, तो उनको कोई परेशानी पहले से ही है, उसी में आप शिकार कर रहे हो। मतलब ये हुआ कि आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, ठीक है, वो मजबूर है, ऑलरेडी परेशान है, ऐसे में आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। तो इसका मतलब हुआ कि आप ट्रबल्ड वाटर में फिश कर रहे हो, ट्रबल्ड वाटर में
परेशानी वाले पानी में आप मछली मार रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हुआ किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना। टू कैपिटलाइज या बेनिफिट फ्रॉम अ सिचुएशन या सर्कमस्टेंस या एक्सपीरियंस, मतलब किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है कोई और आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, ये हुआ। अब आया समथिंग फिशी। समथिंग फिशी का क्या मतलब होता है? दाल में काला। ठीक, ये मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा, फिशी। तो जहाँ भी लग जाए फिशी, फिशी का मतलब हुआ दाल में काला। और दाल में काला का मतलब क्या हुआ? कुछ तो है गड़बड़, घोटाला। ठीक, समझ में आई बात? ये तो मुहावरा बन गया। तो समथिंग फिशी का मतलब दाल में कुछ काला है। अब आप लोग समझ गए होंगे, मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। अब आ जाओ, हम ये हो गए फिश पर। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं डॉग पर। ठीक है ना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। स्लीपिंग मतलब क्या हुआ? सोता हुआ। डॉग सो रहा है तो लाई मतलब लेटा रहने दो। मतलब अगर कुत्ता सो रहा है तो सोता रहने दो, उसको जगाओ मत। इसका मतलब क्या हुआ? गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब क्या हुआ? गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। ठीक है, मतलब कोई चीज़ लोग भूल चुके हैं तो भूल ही रहने दो, उसको फिर से कुरेदो मत, सिचुएशन को और ज़्यादा बदतर मत करो। तो यही होता है लीव अ सिचुएशन अलोन। ठीक है, सो एज टू अवॉइड वर्सनिंग इट, मतलब स्थिति और ख़राब होगी तो गड़े मुर्दे ना उखाड़ो। और डॉग सो रहा है तो सोता रहने दो। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। आगे लिखा है द टॉप डॉग। टॉप डॉग का मतलब होता है सुपीरियर मोस्ट बॉस, जो आपका सबसे ऊपर वाला बॉस होता है, सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर, सीनियर मोस्ट अथॉरिटी, उसी को कहा जाता है द टॉप डॉग। ठीक है, अब गाली मत समझना इसको, ये एक पद होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा बॉस होता है, चीफ होता है, जो हेड होता है, उसी को कहा जाता है टॉप डॉग। ठीक है, देखो एक्सप्लेन करोगे तो क्या होगा? द पर्सन विद द मोस्ट अथॉरिटी। ये क्या हो गया? मोस्ट अथॉरिटी या मोस्ट पावर इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे ऊपर वाला पर्सन होता है, उसको कहा जाता है द टॉप डॉग। ठीक, अब आ जाओ 34 में। डॉग डेज। डॉग डेज हमेशा जानते हैं किसको कहते हैं? गर्मी के दिनों को कहते हैं हॉट डेज या समर डेज। ठीक है, हॉट या समर डेज। खास तौर से ये 3 से लेकर के 11 अगस्त के बीच का टाइम होता है। ठीक है, 3 जुलाई से 18 अगस्त। ये जानते हो क्या होता है? ये बहुत ही उमस वाला समय होता है, 3 जुलाई से 18 अगस्त का, 11 अगस्त का टाइम। इसी को कहा जाता है डॉग डेज, जिसमें बहुत गर्मी होती है, उमस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, आगे आ जाओ। डॉग डेज हो गया। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है ना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। कुत्ते बिल्ली नहीं बरस रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ हो रही है मूसलाधार बारिश। ठीक, समझ में आया? बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसको कहा जाता है इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स। ठीक, ना कि कुत्ते बिल्ली बरसे। डॉग एंड पोनी शो। डॉग एंड पोनी शो का मतलब क्या होता है? डॉग एंड पोनी शो का मतलब एक ऐसा शो किया जाता है, एक ऐसा प्रोग्राम किया जाता है जो किसी चीज़ के प्रचार के लिए होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, या किसी चीज़ के प्रमोशन के लिए होता है। तो डॉग एंड पोनी शो। ठीक है ना। तो एलिबोरेटरी ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, कोई इवेंट होती है जो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की जाती है, यूज्ड मेनली फॉर प्रमोशन या ड्राइव सेल। जैसे कि कोई प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, कोई नई चीज़ लॉन्च हो रही है तो उसके प्रमोशन के लिए जो शो वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसी को कहा जाता है डॉग एंड पोनी शो। ठीक है, अब आ जाओ डॉग ईट डॉग। डॉग ईट डॉग का मतलब क्या होगा? कुत्ता कुत्ते को खा जाता है। कुत्ता कुत्ते को खा जाने का मतलब जानते क्या हुआ? फियर्स कंपटीशन, जिसको हम लोग पढ़े थे रैट रेस। क्या था वो, याद आया आपको? रैट रेस, फियर्स कंपटीशन। डॉग ईट डॉग या रैट रेस या कटथ्रोट कंपटीशन उसी को कहा जाता है, जब एकदम फियर्स कंपटीशन, एक सीट पर 1000 लोग हैं। ठीक है, अब अगला जो सिक एज डॉग। सिक एज डॉग का मतलब बहुत बुरी तरह बीमार, बहुत सीरियसली इल। सिक एज डॉग का मतलब हो गया सीरियसली इल, बहुत बुरी तरह से जो बीमार होता है उसे कहेंगे। अब डॉग पे एक आ गया डॉग्स चांस। डॉग्स चांस का मतलब वेरी लिटिल चांस। डॉग्स चांस का मतलब किसी काम के होने का वेरी लिटिल चांस, जब वहाँ पे बहुत कम मौका बचा होता है तब कहते हैं। कॉल द डॉग्स ऑफ। कॉल द डॉग्स ऑफ मतलब होता है किसी को काटने के लिए अपने कुत्ते दौड़ा रखे हैं, अब अपने कुत्तों को वापस बुला लीजिए। मतलब क्या हुआ? स्टॉप थ्रेटनिंग, धमकी देना बंद करो। ये होता है
कॉल ऑफ योर डॉग्स या कॉल योर डॉग्स ऑफ, धमकी देना बंद करो, डराना धमकाना बंद करो, ये होता है। स्टॉप थ्रेटनिंग या बिहेविंग अग्रेसिवली, ठीक है ना, तो धमकी देना, किसी को हड़काना बंद करो। कॉल द डॉग्स ऑफ, अपने कुत्तों को वापस बुला लो। अब ये आ जाए टू गो टू द डॉग्स, ये बहुत खराब। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है ना टू बी रूइंड, क्या होगा, टू बी रूइंड। टू बी रूइंड का मतलब, अरे हिंदी देखो, टू बी रूइंड मतलब क्या हुआ, बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना। टू गो टू डॉग्स, अगर आप कुत्ते के पास गए तो आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, काट लेगा, 14 सुइयाँ लगेंगी ना पेट में भोंक भोंक के, तो समझ जाना बर्बाद हो गए। टू गो टू डॉग्स का मतलब बर्बाद हो जाना, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ। तो लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या होता है, जैसे कपल होते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हैं, जब नई नई शादी होती है तो बड़ा प्यार होता है, या शादी के पहले जब डेट कर रहे होते हैं तो बड़े कस्में वादे होते हैं, बड़ा प्यार होता है, हाँ, एक दूसरे के बिना खाते पीते नहीं हैं। वही जब साल 2 साल बीतता है उसके बाद रोज़ तू मैं रोज राय, रोज़ है किचकिच, रोज़ है किचकिच, तो उसी को कहा जाता है लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबकी है, कुछ लोगों की ऐसी होती होगी, तो अगर जिसकी ऐसी होती है उसको कहते हैं लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ, ठीक। पहले बड़े प्यार से, उसके कुछ दिनों के बाद हाय हाय किचकिच रोज शुरू हो गई, तो वो जो रोज हाय हाय किचकिच होती है उसी को कहते हैं लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ, ठीक है। 42 पे, तो अब आ जाओ 43। 43 में क्या है भैया, लीड अ डॉग्स लाइफ। वो कैट एंड डॉग लाइफ था, ये केवल डॉग्स लाइफ है। केवल डॉग्स लाइफ होगी तो क्या होगा, अनप्लेजेंट एंड बोरिंग जिंदगी, एकदम एकदम नीरस, बोरिंग, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई खुशी नहीं, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो तो डॉग लाइफ। और कैट्स एंड डॉग्स लाइफ कहोगे तो मतलब मियाँ बीवी में रोज़ किचकिच हुआ करती है, ठीक है। अब एक और आया कुत्ते पे, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्क मतलब होता है भौंकना, बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब क्या हुआ, गलत पेड़ पर भौंक रहे हो। तो जब कोई कुत्ता गलत पेड़ पर भौंकता है, इसका मतलब हुआ कि आप किसी गलत आदमी पर सस्पेक्ट कर रहे हो, चोरी की किसी ने और आप डांट रहे हो किसी और को, आपके मन में शंका है किसी और की, सस्पेक्टिंग रॉन्ग पर्सन, मतलब बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। अब एक है कुत्ते पे, आखिरी है पपी लव। पपी माने क्या होता है, कुत्ते का पिल्ला, बच्चा होता है। पपी लव का मतलब क्या हुआ, जब पिल्लों में प्यार होता है, कुत्ते के बच्चों में प्यार होता है, इसका मतलब क्या हुआ, पपी लव का मतलब हुआ बचपन का प्यार, ठीक है ना, वो बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, ठीक है ना, वो वाला, ठीक है। तो चाइल्डहुड लव कहते हैं ये, जिसको कहते हैं जब हगीज पहना करते थे, लंगोट पहनते थे, उस समय का प्यार है, उसको कहा जाता है पपी लव। अच्छा, ये जो होता है ना वो थोड़ा इनोसेंट टाइप का होता है, इमेच्योर होता है, टेम्पोरेरी होगा, ये उस समय का होगा, चाइल्डहुड का होगा, तो ठीक है ना, तो इसी को कहा जाता है इनोसेंट लव होता है, ठीक। आगे आ जाओ, 45 हो गया। अब हम लोग आ गए हॉर्स पर, ठीक है। हॉर्स, तो हॉर्स पर जो इडियम्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आया हॉर्स ट्रेडिंग। तो हॉर्स ट्रेडिंग मतलब घोड़े बेचना नहीं होता जी। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब आप समझ लो कि जैसे नेता और विधायक खरीदे जाते हैं। अब आप लोग इतने भी भोले मासूम बच्चे नहीं हो अपना समझ पाओ कि नेता कैसे खरीदे जाते हैं। जैसे जब चुनाव होता है लगभग बराबर बराबर आ जाता है, तो लोग दूसरी पार्टी के नेताओं को, अरे एक एक नेता 100-100 करोड़ में बिकता है भाई यहाँ, ठीक है। तो ऐसे होता है जब नेताओं की खरीद फरोख्त होती है, विधायकों की, एमपीज की खरीद फरोख्त होती है सरकार बनाने के लिए, तो उसी को कहा जाता है हॉर्स ट्रेडिंग, ठीक है। अब आ जाओ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब क्या हुआ, काला घोड़ा। काला घोड़ा का मतलब ये नहीं है, और डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। अनएक्सपेक्टेड विनर, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी लोगों को उम्मीद ना हो और वो सक्सेसफुल हो जाए। जैसे हम लोगों के यहाँ क्लास में कभी कभी होता है, जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं, पता लगा क्लास में 50-60 बच्चे हैं, उसमें कुछ बच्चे बहुत बोलते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते, कुछ बच्चे तभी बोलते हैं जब पूछा जाए, तो कुछ बड़े सीधे साधे से आते हैं, टाइम पे आएंगे, एक कोने में बैठे रहेंगे, पढ़ेंगे, चुपचाप उठ के चले जाएंगे, ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाते नहीं हैं।
अब पता लगा रिजल्ट आया तो जो लोग स्मार्ट टेस्ट दिखा रहे थे उनका प्री भी नहीं निकला, और जो बोलता उलता नहीं था, चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था, वो मिठाई का डिब्बा लेके आता है, सर जी मेरा इसमें हो गया, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है। अब जो लोग रोज़ कूदा करते हैं, फुदका करते हैं, उन लोगों का मुँह लटक जाता है। कुछ लोग उसमें कहते हैं अरे यार इनका हो गया, इनका हो गया। अबे काहे नहीं हो जाएगा, मेहनत करता था, पढ़ता था, बकाता नहीं था, जिसका क्या मतलब हुआ, उसका क्यों नहीं होगा। तो जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं होती है वो जब सक्सेसफुल होता है तो कहते हैं अ डार्क हॉर्स। यार तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा आदमी जिसके अंदर बड़ा टैलेंट हो और कोई जानता ना हो, वही अनएक्सपेक्टेड विनर। अब आ जाओ स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हाउस का मतलब कोई ऐसी खबर जो आप सीधे ऑथेंटिक सोर्स से ला रहे हैं। जैसे बॉस ने कुछ कहा, जैसे कभी कभी घर में होता है, पापा ने कुछ कहा, ठीक है, पापा ने मम्मी से कुछ कहा, किसी बच्चे ने सुन लिया, दौड़ के जाके भाइयों को बोलेगा, ये बात पक्की है एकदम, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्स माउथ, पापा बोल रहे थे, मैं एकदम पक्का सबूत है, पक्की खबर है, तो उसी को कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्स माउथ। ठीक है, मतलब बहुत ऑथेंटिक सोर्स है, फ्रॉम ओरिजिनल या मोस्ट रिलायबल सोर्स, वहाँ से सुन के आ रहे हैं, ऐसी खबर है, तो ये पक्की खबर के लिए कहा जाता है। अब आ जाओ 49 में। 49 क्या कह रहा है, टू पुट द कार्ट बिफोर द हार्स, मतलब क्या हुआ, ये घोड़ा हो गया और क्या हो गया, ये गाड़ी हो गई, इसमें पहिए लगे और ये घोड़ा हो गया। तो अब ये बताओ कि गाड़ी घोड़े के आगे लगाई जाती है कि घोड़ा गाड़ी के आगे लगाया जाता है। पहले घोड़ा होता है, बाद में गाड़ी होती है। इन्होंने कहा पुट द कार्ट, गाड़ी को पहले कर दो, बिफोर द हार्स मतलब घोड़ा बाद में। तो भैया घोड़ा पीछे नहीं होता, घोड़ा आगे होता, गाड़ी पीछे होती है, ऐसा नहीं कि गाड़ी आगे हो घोड़ा पीछे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा काम करना, टू पुट द हार्स, ठीक है, पुट द कार्ट बिफोर हार्स मतलब क्या हुआ, उल्टा कार्य करना। ठीक है, इसी को कहा जाता है। क्लियर हुआ। अब 50 पे आ जाओ, बीट द डेड हार्स। डेड हार्स का मतलब क्या हुआ, मरा हुआ। डेड हार्स बीट करोगे, फ्लॉग भी कहा जाता है, कभी कभी होता है ना, फ्लॉग द डेड हार्स, FLOG, फ्लॉग या बीट द डेड हार्स। ठीक है, अब घोड़ा मर गया हो तो उसको चाहे जितना चाबुक मारो, तुम कितना भी चाबुक मारो, उठ के दौड़ने तो लगेगा नहीं। तो बीट द डेड हॉर्स का मतलब आप एक बेकार का काम कर रहे हैं, इम्पॉसिबल काम कर रहे हैं, जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। मर गया घोड़ा, चाहे जितना मारो, उठ के दौड़ेगा तो नहीं ना। तो यही कहते हैं, इसी काम को कहते हैं बीट द डेड हॉर्स, जब आप बिना मतलब का काम करते हैं जिससे कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। अभी आ जाओ 51 पे। 51 में क्या है, होल्ड योर हॉर्स। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब किसी चीज़ को लेके आप बड़े एक्साइटेड हो। जैसे मान लो पापा कोई चीज़ गिफ्ट विफ्ट लेके आए तो बच्चे दौड़ पड़ते हैं, बाबा खोलो 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 जल्दी जल्दी। तो घर में लोग कहा जाता है, अरे रुको तो जरा भाई, रुको तो, होल्ड योर हॉर्स, होल्ड योर हॉर्स। अपनी क्यूरियसिटी को, अपने एंथुजियाज्म को, अपने जोश को, अब उत्सुकता, जिज्ञासा, जो जल्दबाजी होती है, इसको जरा रुको रुको तो वो होता है मोमेंट ऑफ पेशेंस। जरा धैर्य रखो, होल्ड योर हॉर्स। ठीक, अब आ जाओ 52। 52 में क्या होता है, ईट लाइक हॉर्स। ईट लाइक हॉर्स का मतलब ढेर सारा खाना खाना, पेटू जिसको कहते हैं, ग्लटन। ठीक है ना, ये क्या होता है, ग्लटन होता है। ग्लटन का मतलब क्या हुआ, ये हो गया पेटू, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है। वो अ पर्सन हु ईट्स अ लॉट, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता हो उसको कहते हैं। मतलब 10-15 रोटी, एक भगोना चावल और एक कढ़ाई दाल गई पेट के अंदर, उसके बाद डकार ले लेंगे तो उसको कहेंगे ईट लाइक हॉर्स। और ईट लाइक बर्ड में क्या था याद है, ईट लाइक बर्ड का मतलब जो बहुत जरा सा खाता है, थोड़ा सा खाता है, एक रोटी तुम मतलब चुन लिए बस। अब आ जाओ, डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन माउथ मतलब इसको हिंदी में कहते हैं, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। जो लोग गांव के होंगे समझ गए होंगे ना, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, मतलब जो चीज़ आपको गिफ्ट में मिली है, मुफ्त में मिली है, उसकी प्राइस मत देखो ये कितने की, यार ये तो चलो गिफ्ट में तो मिली है ना, फ्री में तो मिली है, और उसके प्राइस, उसकी क्वालिटी ना चेक करो, गिफ्ट में मिली है लेके जाओ, उसमें क्रिटिसिज्म वगैरह मत करो, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, तो गिफ्ट में मिली है। तो दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। अब आ जाओ टू गेट अ हाई हॉर्स। टू गेट अप हाई हॉर्स का मतलब क्या हुआ, आप बड़ी बड़ी फेंक रहे हो, भैया बंद करो। गेट अप हाई हॉर्स का मतलब ऊंचे वाले घोड़े से उतर आओ, मतलब बड़ी बड़ी फेंकना बंद करो। गेट अप हाई हॉर्स का मतलब स्टॉप पोस्टिंग या एरोजेंट बिहेवियर, घमंडी व्यवहार करना बंद करो। हॉर्स डॉक्टर का मतलब क्या होता है ना, झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप समझ में आ रहा है ना।
ऐसा डॉक्टर जिसको मेडिकल की ज़्यादा जानकारी ना हो, ठीक है, उसी को कहा जाता है अ हॉर्स डॉक्टर। फिजिशियन हु इज रिगार्डेड एज पुअर और इनेप्ट, जो कुशल ना हो, जो योग्य ना हो, जिसको अनुभव कम हो, उसे कहा जाता है हॉर्स डॉक्टर। ठीक है, अब आगे आ जाओ। टू ब्लैक, ठीक है, टू बैक द रॉन्ग हॉर्स, ब्लैक मैंने बोल दिया गलती से, टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक का मतलब क्या हुआ? सपोर्ट करना, बैकअप देना। रॉन्ग हॉर्स का मतलब क्या हुआ? गलत। जैसे हॉर्स रेस लग रही है, 10 घोड़े आ गए, जो घोड़ा जीतना नहीं है, जो फिसड्डी रहना है, फेल रहना है, आप उस पे सपोर्ट करें, आप उस पे पैसे लगा दिए, मतलब यू हैव बैक्ड द रॉन्ग हॉर्स। मतलब क्या हुआ? जिसको जीतना नहीं है, उम्मीद है, जो अनसक्सेसफुल रहेगा, जब आप उसका सपोर्ट कर देते हो, मतलब टू सपोर्ट अ पर्सन आर एन एफर्ट दैट अल्टीमेटली प्रूव्स टू बी अनसक्सेसफुल। जो अनसक्सेसफुल रहता है, प्रॉब्लमेटिक रहता है, ट्रबलसम रहता है, इनकरेक्ट होता है, तो गलत आदमी का साथ दे देना या गलत घोड़े पर पैसा लगा देना, ठीक है, जो अनसक्सेसफुल होना है उसमें आप अपने एफर्ट को लगा रहे हो, तो होता है टू बैक द रॉन्ग हॉर्स। अब ये हो गया 57 पे आ जाओ। 57 क्या कह रहा है? अ कैट ऑन द हॉट टिन रूफ। हॉट टिन रूफ, टिन का मतलब क्या हुआ? गर्मी में टिन क्या होती है? टिन एकदम लाल हो जाती है, हॉट हो जाएगी। उस पर एक कैट को बैठा दो, तो अगर गर्मा गर्म टिन हो, उस पर कैट को बैठा दोगे तो वो तो तांडव करेगी ना, भरतनाट्यम, टक टक दिनादिन, कोई एक पैर पे कूदेगी। तो मतलब क्या हुआ? वो बहुत ही एनर्जियस फील करेगी। एनर्जियस फील करेगी मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेगी, बहुत बेचैनी महसूस करेगी ना। भैया बिल्ली को छोड़ दो, आप ही लोग जब एकदम गर्म ज़मीन होती है, तपती हुई ज़मीन, तो नंगे पांव चल पाते हो? क्या हालत होती है? तो वही हाल समझ लो। हॉट टिन के रूफ पर अगर बिल्ली को खड़ा कर दोगे तो बेचारी तो वहाँ पे भरतनाट्यम करेगी कि नहीं करेगी। अगला जो अ कैट हैज़ 9 लाइफ्स। अ कैट हैज़ 9 लाइफ्स का मतलब क्या हुआ? कि बिल्ली जो है ना, बार बार मौत के मुंह से बचती है। इधर से कूदी, उधर सड़क पार कर रही है, उधर से ट्रक आ रही है, लेकिन वो बच जाएगी, मतलब उसमें लड़ेगी, टकराएगी, गिरेगी, लुढ़केगी, उसके बाद आगे निकल जाएगी। कितनी बार कुत्ते के मुंह से बच के निकल लेती है। तो कहा जाता है बार बार मौत को चकमा दे के निकलना, बार बार मौत को चकमा दे के निकलने वाले को कहा जाता है कि कैट हैड 9 लाइफ्स। मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसका बार बार एक्सीडेंट हुआ, बार बार वो मौत के मुंह में जाने से बचा है, उसके लिए कहोगे अ कैट हैज 9 लाइफ्स। ठीक है ना। चलो आगे। बेल द कैट का क्या मतलब होगा? अब वो आपको वो कहानी याद होगी कि कहीं किसी घर में बहुत सारे चूहे रहते थे, तो बिल्ली रोज़ एक चूहे को खा जाया करती थी। एक दिन बिल्ले नहीं थी, तो सारे चूहों ने एक मीटिंग की, उसमें एक बूढ़ा चूहा था। बूढ़े चूहे ने कहा एक काम करो, बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, तो जब बिल्ली दौड़ी आएगी तो हम लोगों को पता चल जाएगा, फिर हम लोग भाग लेंगे, बिल में घुस जाएंगे। इस समस्या का एक ही उपाय है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधो। अच्छा, उन्होंने कह तो दिया बुढ़ऊ ने, फिर सारे के सारे मतलब हाँ हाँ भी कर दिए। फिर उसमें एक चूहा था जो काना था, एक आंख का, वो कनवा चूहा बोला अच्छा ये बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तो हु विल वेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? और आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो मतलब बिल्ली के गले में, चूहों के द्वारा बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मतलब बहुत बड़ा खतरा उठाना ना। तो वही है टू अंडरटेक या एग्री टू परफॉर्म अ रिस्की, डेंजरस, इम्पॉसिबल जॉब। जब हम कोई असंभव, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही रिस्की, बहुत जानलेवा काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो इसका मतलब टू बेल द कैट। चूहा अगर बिल्ली को घंटी पहनाने के लिए तैयार हो गया, इसका मतलब वो अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हो गया। अब आ जाओ अ बैग ऑफ कैट्स। तो अ बैग ऑफ कैट्स का क्या मतलब होता है जी? अ बैग ऑफ कैट्स, बिल्लियों से भरी एक बैग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समवन हु इज वेरी अनप्लेजेंट या डिफिकल्ट टू डील विद। कोई ऐसा आदमी जो हमेशा मुंह लटकाए, मनहूस टाइप का, पनौती टाइप का जो आदमी होता है, जिसको मनाना, समझाना, जिसको खुश करना असंभव होता है, बहुत कठिन होता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है बैग ऑफ कैट्स। आर यू बैग ऑफ कैट्स? मतलब कभी मुस्कराते ही नहीं हैं, हमेशा मनहूसों की तरह मुंह लटकाए बैठे रहते हैं, उन्हें कहा जाता है बैग ऑफ कैट्स। अगर का लेट द कैट आउट ऑफ बैग। लेट द कैट आउट ऑफ बैग मतलब जानते हो? बैग से बिल्ली को बाहर निकालना, मतलब क्या हुआ? सीक्रेट को खोल देना। कोई सस्पेंस है, कोई सीक्रेट है, कोई राज है,
कोई नहीं जानता, मुंह से निकल गया। तो जब कोई राज की बात अनजाने में मुंह से निकल जाती है तो उसी को कहा जाता है लेट द कैट आउट ऑफ बैग। तो कैट को बैग के बाहर निकलने दो, मतलब मन में कोई राज है, कोई सीक्रेट दबा हुआ है तो उसको बाहर आने दो। 62 में आओ, टू पुट द कैट अमंग द पिजन्स। पिजन का मतलब कबूतर है, कहीं 10 तो कबूतर बैठे हैं, उसमें एक तो बिल्ली को डाल दोगे तो कबूतरों की तो सांसत हो जाएगी ना, आफत हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा काम करना जिससे कि वो लोग डिस्टर्ब हो जाएं, अनकंफर्टेबल फील करने लगे, जैसे कबूतरों के बीच में बिल्ली को डाल दिया। तो इसका मतलब कोई ऐसा काम कर देना लाइकली टू काज अलार्म, जो लोगों को वहाँ पे सतर्क कर दे, खतरा पैदा कर दे। तो वह हुआ पुट द कैट अमंग द पिजन्स। अब आ जाओ प्ले कैट एंड माउस। प्ले कैट एंड माउस मतलब प्ले कैट एंड माउस का मतलब क्या हुआ, एक खेल खेलना बेईमानी करके। ठीक, मतलब हुआ बेईमानी से जीतना। ठीक, बेईमानी से जीतना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारा भी एक दोस्त था, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो बहुत बेईमानी करता था, मतलब हारना नहीं है उसको, जीतना ही जीतना है, तो वो बेईमानी से जीत लेता था। तो क्या होता था, उसी को कहते प्ले कैट एंड माउस। जब आप जीतने के लिए बेईमानी भी करने को तैयार हो जाते हैं तो प्ले कैट एंड माउस, जब आप ट्रिक करेंगे। आगे व्हाइल द कैट इज अवे माइस विल प्ले। तो कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर होती है तो उस घर में चूहे खेलने लगते हैं समझ है ना। माइस क्या है, माउस का प्लूरल है। तो जब घर में जब बिल्ली नहीं होती तो चूहे खूब कूदते हैं, खूब खेलते हैं, और जैसे ही बिल्ली घर में वापस आती है सारे चूहे बिल में घुस जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है व्हाइल द कैट इज अवे माइस विल प्ले। अब ये लागू कहाँ होगा पता है, लागू होगा दफ्तरों में, ऑफिसेज में। जब बॉस छुट्टी पे गया है, बॉस 1 घंटे के लिए कहीं मीटिंग में गया है, कर्मचारी लोग बैठ के ताश खेलना शुरू कर देते हैं, मौज हा हा हो गप्पे शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो मतलब कैट इज अवे माइस विल प्ले। जब बिल्ली अवे होगी तो माइस क्या करेंगे, खेलेंगे, प्ले करेंगे। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जब ऑफिस में बॉस नहीं होगा तो लोग काम नहीं करते, बतियाते बहुत हैं। आखिरी वाला है फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या हुआ, फाइट ऑल द टाइम। फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स मतलब फाइट ऑल द टाइम, फाइट ऑलवेज, जैसे हमेशा लड़ते रहना, 24 घंटे देख ले एक दूसरे को तो खटखट खटखट शुरू। जैसे कुत्ता बिल्ली देखते ही एक दूसरे को खटखट खटखट शुरू हो जाते हैं, वैसे जब दो लोगों में एक दूसरे को देखते ही झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाती है तो कहा जाता है फाइट कैट्स एंड लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो ये थे 65 एनिमल पर बेस्ड इडियम्स हम लोगों ने कर लिए। अगला हमारा होने वाला है बर्ड्स और इंसेक्ट्स पर बेस्ड होगा, उसके बाद बॉडी पार्ट्स पर हो जाएगा। कलर पर हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, तो फूल पत्तियां इन सब पर भी कुछ मिलेगा तो एक आध एपिसोड, एक आध वीडियो उस पर भी बना लेंगे। ठीक, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद मिसलेनियस पर आएंगे। और सारे के सारे इडियम्स आप लोग देखते चलिए, अगर इसके पहले वाला नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिए, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी इडियम करा रहा हूँ भाई, उनमें सब के सब प्रीवियस जितने भी एक एक इडियम छांटा हुआ है, ठीक, कहीं से कहीं स्टोर से उठा के नहीं लाया हूँ, सब प्रीवियस पेपर से उठा के निकाला है, एक्सप्लेन खुद से कर डाला है। ठीक है ना, तो आप इस तरह के कलेक्शंस को एंजॉय करिए, आपका टाइम बचा लेंगे। और ठीक है, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा इन्फॉर्म करिएगा, और नेक्स्ट सेशन का वेट करो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।